एक बार फिर जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, मैं गजराज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये अपनी तीसरी क्लास है। पहले इससे हिंदी व्याकरण संबंधित दो आपके टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो लेके आया हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सीखने का प्रयास करें। जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आज का अपना जो ये कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो है वर्ण प्रकरण। इससे पहले हमने पढ़ा भाषा एवं व्याकरण और हिंदी भाषा। ठीक है, शुरू करते हैं। वर्ण। सबसे पहले इसका परिचय करेंगे। वर्ण, तो वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण करना, वर्ण करना, ये इसका पहला क्वेश्चन बनता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना। और ये है क्वेश्चन अभी अभी किसी परीक्षा में पूछा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक परीक्षा हुई जहाँ एक क्वेश्चन आया कि जो ये वर्ण शब्द है इसका अर्थ बताइए, और वहाँ इसको उठाया गया, वर्ण करना। लेकिन वहाँ पर ये इतना फर्क था कि वर्ण के स्थान पर ये शब्द दिया हुआ था, चयन। वर्ण करना या चयन करना या चुनना सेम है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जब भी कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसके आप विन्यास करना चाहिए कि वहाँ कोई ना कोई बातें आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में सबसे अहम बात होती है शब्द। और शब्द में एक क्वेश्चन आता है, अगर वो आपको समझ में आ गया, जैसे अक्सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि शब्दों के कितने सोपान होते हैं। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा एक बार, ताकि आपको बार बार ये बताना ना पड़े कि हम ऐसे आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। एक प्रश्न आता है, शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो यहां हमारा उत्तर आता है 4। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, उपसर्ग। कोई भी शब्द है वो उपसर्ग से बनता है। दूसरा, प्रत्यय। तीसरा, संधि। और चौथा, समास। ये 4 बातें हैं, इनके बगैर कोई शब्द बन ही नहीं सकता। और ये चारों ही बातें हर कंपटीशन में पूछी जाती है। इसलिए हर शब्द को ये सीखने का प्रयास करें कि कैसे कौन सी बातें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने शब्द को उठाया और मैंने इसके साथ अप जोड़ दिया और इसका वर्ड मीनिंग चेंज हो गया। अपशब्द, अपमानी, बुरा, शब्दमानी शब्द अर्थात गाली। ठीक है, तो शब्द के ये शुरू में जुड़ा। अब शुरू में जो होता है, आगे जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। यहीं से अपशब्द बन गया, वर्ड मीनिंग चेंज हो गया। फिर मैंने शब्द के आगे इक को जोड़ दिया और ये क्या बन गया? शाब्दिक। अब अंत में जुड़ा है तो क्या हुआ? प्रत्यय से बना। फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, शब्द प्लस में अंश, और ये क्या बन गया? शब्दांश। अब यहां आपस में मेल है, ए के साथ ए, तो ये आ बनता है, तो इसका अर्थ क्या बना? तो संधि बना। ये तीसरी बात आ गई आपके यहाँ, ये दूसरी बात थी। फिर मैंने इसको अलग से लिखा, शब्द के बीच में योजक चिन्ह डाला, प्लस में अंश। अंश है किसका? शब्द का। तो वहां क्या बना? आपका समास बना। तो ये एक मुख्य स्तंभ है हिंदी में। और ये चारों ही टॉपिक हर कंपटीशन में आते भी हैं, ये आपको पता भी होगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर शब्द में तोड़ना चाहिए, फिर इसको जोड़ना चाहिए।
कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से जरूर निकलेगा जो कंपटीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तब मैं आपको इस तरह पढ़ाता हूँ कि वर्ण नहीं, मैं सीधा परिभाषा भी बता सकता हूँ। इसलिए जैसे मैंने बताया कि शब्दों का निर्माण हमेशा 4 प्रकार से होता है और ये चारों बातें हर कंपटीशन में आती। इसलिए इनको समझ करके तब आगे बढ़ोगे तो हिंदी व्याकरण सबसे आसान हो जाएगा और आपको किसी प्रकार में कहीं भी कोई गलती आप नहीं कर सकते। तो इसका पढ़ने के बाद अब वापस हम अब आएंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। शुरू करते हैं दोबारा से। वर्ण, अब इसको समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने अभी कहा कि यहां से क्वेश्चन आया सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल, जबकि वो तो एक बहुत ही सामान्य प्रतियोगिता, लेकिन जिसकी आप तैयारी करें वहां भी इसको पूछा जा सकता है। तब मैंने आपको कहा कि वर्ण का वर्ड मीनिंग जरूर याद करें। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया वर्ण करना, और वहां ये पूछा गया था कि वर्ण का अर्थ क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि वहां पर वर्ण ने देकर यहाँ पर वो शब्द दिया था चयन करना। तो ये इसका वर्ड मीनिंग है, व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखना, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हैं कि वर्ण का अर्थ होता है चयन, और ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ है उसको भी पढ़िए। अब हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं, और वर्ण विन्यास करेंगे तो 2 तरीके से होगा। वहां पूछा जा सकता है प्रत्यय छाटो, तो आपको कैसे छाटना है? एक तो इसका ये तरीका है, वरी हिंदी के हिसाब से पढ़ाता हूँ, संस्कृत को यहाँ छोड़ा जा रहा है। वरी प्लस में अन, तो ये बना, और वरी का अर्थ होता है वर्ण, और यहां जब हम टुकड़े करेंगे तो आ गया वर प्लस में अन। जैसे मैंने पढ़ाया ना वर्ण करना, तो मैंने बताया हुआ है कि जिसके अंत में ना, बेहिचक सीधा याद करो क्रिया, जिसके अंत में ना वो क्रिया होती है। तो वर्ण करना क्रिया, ना को हटा देंगे तो मूल क्रिया, और मूल क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। ये हम आपको कंटिन्यू बताते आ रहे हैं, तो यहाँ से बनता है। तो यहाँ प्रत्यय क्या हुआ? अन, और इसके नीचे हलंत आएगा, और हलंत हमेशा आता है धातु के साथ, अर्थात क्रिया, हिंदी में क्रिया समझ लो, वैसे इसको धातु। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ण करना। दूसरा आ गया वरी प्लस में अन, प्रत्यय छाटिए, तो आप इसको बना। अणय का नय, अभी मैंने आपको बताया था पिछली किताब क्लास में, पीछे जो पढ़ाया उसमें, कि अणय का नय कब होता है? जब इसमें 3 में से कोई एक बात हो, या तो री जुड़ा हुआ हो, या रे जुड़ा हुआ हो, या आपका से जुड़ा हुआ। और इसके साथ अगर नय आ गया तो अणय बनेगा, और अणय आ गया तो नय बनेगा। ये संधि का हिस्सा है। तो ये यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आप समझ सकते। ठीक है, ये इसका बेसिक है जो अभी आपको मैंने समझाया। अब चलते आगे परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के अनुसार। भाषा की वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मूल ध्वनि, मूल ध्वनि जिसके टुकड़े, जिसके टुकड़े न हो,
उसे वर्ण कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। ये हमने टेक्स्ट बुक के अनुसार पढ़ाया था। लेकिन कंपटीशन में कई बार जटिल शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको भी जान लेते हैं कि इस प्रकार से ना आए तो कैसे आए। तो ये ऐसे भी आ सकता है, जो अखंड हो, जो अखंड हो, या जिसके खंड, जिसके खंड न हो, जिसके खंड न हो उसे भी क्या कहते हैं? वर्ण। जो अखंड हो या जिसके खंड ना हो उसे भी हम क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन हमने और भी पढ़ा है, ये आपका जैसे 2 नंबर पढ़ा तो ये आपके तीसरा पढ़ा। चौथा क्या है? यहां क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन बनेगा कि जो ये वर्ण आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें पढ़ा कि भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो या टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं, या जो अखंड हो या जिसके खंड ना हो। लेकिन प्रश्न आएगा कि वर्णों का प्रयोग होता कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे ध्वनि से टकराना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां एक क्वेश्चन आता है कि वर्णों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसको जरूर याद कीजिए। लेखन। वर्णों का प्रयोग लिखने में होता है, क्योंकि आगे जाकर ध्वनि में और वर्ण में आपस में टकराव होगा, और कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, कभी ऐसा ना हो फिर असमंजस की स्थिति बने। इसलिए मैं सीधा स्पष्ट बता रहा हूं यहाँ पे कि वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है? लिखने के लिए। लिखने में हमेशा वर्णों का प्रयोग होता है, वैसे वर्बली बता दूं, और ध्वनि का प्रयोग कहाँ होता है? बोलने में होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आपको मैंने परिभाषाएं बताई हैं, इनको याद कीजिए। हो सकता है तीनों दे दे। चौथा क्या मिलेगा? उपरोक्त सभी। और ये अलग से क्वेश्चन आएगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो लिखने में प्रयोग होता है वर्णों का, और बोलने में प्रयोग होता है ध्वनि का। ठीक है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके भेद। वर्ण के भेद। भेद बताओ। और वहां हम चर्चा करते हैं कि वर्ण के भेद होते हैं दो ही होते हैं, पहला और दूसरा। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। लेकिन यहां क्वेश्चन आ गया, स्वर का दूसरा नाम क्या है? स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? और व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपके तद्भव शब्द हैं, अर्थात हिंदी के शब्द हैं। वहां तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा जो संस्कृत में प्रयोग होता है। तो वहां अगर पूछा जाए तो अच को किस नाम से जाना जाता है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, तो आप याद कर सकते हैं। और अच, स्वर को क्या बोला जाएगा? अच। ये आपका तत्सम। व्यंजन की बात करोगे तो व्यंजन का नाम आएगा तो हल। ये याद कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। स्वर को अच के नाम से जानते हैं और व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत के होते हैं। ये आपका तद्भव है जो हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के होते हैं। इनको याद करो। वर्ण के भेद हो गए दो, स्वर और व्यंजन। क्लियर? जैसा हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे इनकी परिभाषाएं। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर सामान्य भाषा में जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय, मैंने कहा सामान्य भाषा में,
जिनको बोलते समय किसी अन्य अर्थात दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। हमने पढ़ा कि स्वर के परिवार, जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर होते हैं 11, लेकिन इसकी और भी परिभाषाएं बनती हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि सामान्य मिले। वहां मैंने कहा ना, जटिल शब्दों का प्रयोग किया जाता है कंपटीशन के अंदर। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे हम स्वर कहते हैं। या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो तो उसे क्या कहेंगे? स्वर। इनको भी याद कीजिए साथ साथ। क्या बताया? कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो। बात तो एक ही है, लेकिन शब्दों का हेरफेर है। इसलिए सामान्य से विशेष की तरफ याद करना चाहिए। कई बार सामान्य अर्थ न देकर वो विशेष अर्थों का, विशिष्ट अर्थों का प्रयोग करते हैं, जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये तीनों इसी की परिभाषाएं बनती हैं। क्वेश्चन मैंने अगला भी डाला हुआ है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 ही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, मैं आपको बार बार इंश्योर कर देता हूँ, जिसके लिए आप पढ़े हो, जो आपका डाला हुआ सिलेबस है, जिसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो जो इसमें क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके कंपटीशन के लिए कंपल्सरी हैं, और उन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आराम से पढ़िए। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आपका सिलेबस डाला हुआ है वहीं से रिलेटेड आता है, तो हमेशा उसी को फॉलो करो। ये नहीं कि जो चाहा जहाँ से आपने क्वेश्चन उठा ले, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ से पूछा नहीं जाता है। थोड़ा बहुत होता है जो उसमें जुड़ा होता है, वो 20% एक्स्ट्रा होता है जो हम आपको पढ़ाते हैं। जो जो बातें नहीं होंगी अपडेट करेंगे उसको, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर के बाद व्यंजन, परिभाषा उसकी पढ़ लेते हैं। नंबर 2, व्यंजन। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिनको बोलते समय अन्य वर्णों, अन्य मीन्स दूसरों, अन्य वर्णों की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलते समय अन्य वर्णों या दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, या जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33। वर्तमान समय में इसकी संख्या 2 बढ़ चुकी है, तो 35। बहुत से क्वेश्चन में जिन पे हंगामा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा पहले क्या था सिलेबस में, आज क्या है, जरूर पढ़ के जाओ। क्योंकि वहां अक्सर बच्चे कहते हैं सर विकल्प दिया हुआ था, ऑप्शंस पे आता है, दोनों आगे तो क्या करें, ना आए तो क्या करें। तो अपना क्लियर कट पढ़ के जाओ। 33 है तो क्यों, और 35 है तो क्यों। ठीक है, स्वर मैंने 11 बताए हैं, व्यंजन यहाँ पे 33 बताए, दूसरा मैंने 35 ही बताया।
क्लियर करके जाएंगे 33 है तो कौन से और 35 है तो कौन से। ठीक है, तो यहाँ मैंने साधारण शब्दों में पढ़ाया कि जिनको बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाए या दूसरे वर्णों की सहायता जो बोले जाते, लेकिन इसकी और भी परिभाषाएं बनती हैं जिनको आप याद कर सकते हो। दूसरा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित हो, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हो, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन। तीसरा, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हो, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हो, जैसे पहले लिखा है, तो जिसका उच्चारण, यहां से इसको हटा देता हूं मैं, जिसका उच्चारण को हटा के यहां से इसको ऐसे याद कर लो, जिसका उच्चारण, यहां से इसको जोड़ लीजिए और यहां पे आ जाइए, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, बात वहीं पर है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन। तो ये होगी दोनों की परिभाषा, और यहाँ पढ़ा है स्वर व्यंजनों में कितने होते, ये आपने यहाँ पढ़ा, तो ये इनकी परिभाषा ही बनेगी। तो हमने अभी पढ़ा वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन दो। अब इनको और आगे बढ़ाएंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनको आगे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जिसको हम क्लियर कर, एक ये क्वेश्चन आएगा बीच में, इसको अब जान लेते हैं साथ साथ। वर्णमाला, वर्णमाला और इसके क्वेश्चंस कौन से बनेंगे उस पर चर्चा करें, परिभाषा जानते हैं इसकी। हम यूं पढ़ते आ रहे हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऐसा हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा। जो भी पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं बोर्ड द्वारा, वहां हमने पढ़ा है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये परिभाषा हम पढ़ चुके। लेकिन अब ऐसे पढ़ाया जा रहा है, वर्णों के लिखित समूह को, वर्णों के लिखित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। और मैंने ये पहले आपको इशारा दिया था कि वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है, लेखन में, इसलिए ये परिभाषा परफेक्ट परिभाषा बन चुकी है, ये परिभाषा बन चुकी है और कंपटीशन में आ भी चुकी है कि वर्णों के लिखित समूह को, मैंने कहा ऑप्शन पर डिपेंडेड होते हैं सारे क्वेश्चंस, तो आराम से सारे पढ़ के जाओ वन बाय वन, फिर इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग आरोही अवरोही क्रम दोनों को प्रयोग करना, तब सही होगा। तो ये दूसरा पढ़ा है, पहला पढ़ चुके हैं। तीसरा, 4 परिभाषा इसकी बन चुकी है, वर्णों के लिखित एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो ये भी परीक्षा में आ चुकी। और अंतिम दौर में जो इसका पूछा जाएगा वो ये होगा, वर्णों के लिखित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जरूर याद करके, ऐसे आ सकती हैं, हो सकता है आपको ये 1 2 3 दे दे, चौथा मिलेगा उपरोक्त सभी। क्यों, समूह को पढ़ा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला, लेकिन मैंने कहा वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है, लिखित में।
वर्णों का प्रयोग होता है लिखित में, तो ये पढ़ो। फिर व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है, स्वर आते, व्यंजन आते, अनुस्वार है, विसर्ग है, सीरीज में पढ़ाया जाता है। तो ये आपको चारों पढ़ने। अगर एक साथ आते हैं और ये तीनों डाले जाते हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, तो हम उसमें किसको महत्व दें? तो यहाँ मैंने कहा ना, पहले हम तीनों बातें जहाँ शामिल है उसको महत्व देंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर हम इसको महत्व देंगे, और ये ना मिले तो हम इसको महत्व देंगे। इसलिए स्टेप टू स्टेप पढ़ के जाना। अगर तीनों आ गए तो सीधा सा उत्तर है चौथा, उपरोक्त सभी। कंपटीशन के अंदर कई बार क्या होता है, किताबों पर आधारित क्वेश्चन होकर के अपने आप लॉजिक लगाने होते हैं, इसलिए वहाँ कहा जाता है कि कंपटीशन जो है किस पर टिका हुआ है, टेक्स्ट गेम या माइंड गेम। तो वहाँ दिमाग की लड़ाई होती है, दिमाग से लड़ना होता है, दिमाग से पढ़ना होता है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, न कि किताबों के अनुसार चलना। मैंने कहा समय समय पर परिवर्तन है, किताबों में भी चेंजमेंट आ रहा है, नई बातें आती है, जुड़ती है। इसे मैंने कहा था कि शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ाऊंगा, जो जो पढ़ाया जाता है, जो जो चेंजमेंट हुआ, कैसे हुआ, वर्तमान समय में क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, वो सारी बातें आपके सामने हैं। और ये चारों परिभाषाएं आप अच्छी प्रकार से याद कर लो। अब वहाँ देखो किसका महत्व दिया गया, वेटेज में किसको डाला गया है, उसके हिसाब से वहाँ क्वेश्चन आएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि स्वर कितने पढ़ाए गए आपको, 11, और व्यंजन पढ़ाए गए 33, और हम कुल पढ़ते हैं 44। मैंने एक बात और ही बताई थी कि व्यंजनों में आगे जो संख्या है वो 35 है। अगर उसको जोड़ा जाता है तो 11 प्लस 35, तो कुल संख्या कितनी, 46। और यहाँ कई बार बहुत बहस हो जाती है बच्चों से भी, औरों से भी, और होनी भी चाहिए। लेकिन ये एनसीईआरटी द्वारा जो आपका सिलेबस है, सीईआरटी जो सिलेबस छापता है, उसी पे आधारित होती है सारी बातें। जिसकी मैं अभी तैयारी यहाँ करवा रहा हूँ, वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है 44। लेकिन आपको देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहे। 11 स्वर है, 11 ही होते हैं, उन पर कोई डिस्कशन नहीं। बात आती है व्यंजन 33 और 35 क्यों, तो 33 ही है, और उनके हम भेद भी पढ़ेंगे, लेकिन संख्या बढ़ गई भेद वो की वो व्यंजन में, और वहाँ 35 है तो कौन से, तो ये 33 तो आपको पता ही होगा, लेकिन दो जो जुड़ रहे हैं वो ये हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, जिसको उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। लेकिन ये सप्रस व्यंजनों में ही शामिल है, और यहाँ उस संख्या सप्रस की 25 है, दो को मिलाते हैं 27 बनती है। 8 हम वो सीधा पढ़ते हैं, अंतस्थ और उसमें पढ़ते हैं, वर्बली बता रहा हूँ, 33 + 11 46। लेकिन ये कक्षाओं के हिसाब से, स्कूलों में एज के हिसाब से पढ़ाया जाता है, उसका मेंटल लेवल होता है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं हम। यहाँ कंपटीशन में ओवरऑल आएगा, तो अपना ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो हम वहीं पे गुम हो जाए। प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाया जा रहा है, ये प्राथमिक जो विद्यालय हैं, जो कक्षाएं होती है वहाँ है, ये अपर लेवल पर है। ये आपका इससे ऊपर पढ़ाया जाता है, जहाँ संख्या 46, जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, कि हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे इस पर डिस्कस कर सकते। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि स्वर तो 11 ही होते हैं, 11 ही रहेंगे, इनमें कोई उठापटक नहीं है। और क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों होते हैं। लेकिन मैंने व्यंजनों की बात की, 33 और 35 दोनों पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों में। तो प्राइमरी लेवल पर 33 है, अपर लेवल आगे जो जा रहा है वहाँ 35 पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए 44 और 46। आरबीएससी जो पढ़ाया जा रहा है वो 44 है, लेकिन सपोज कीजिए, आप सोचिए अगर 44 वहां पर विकल्प ना हो तो क्या हो, तो आपके सामने ही उत्तर है 46 भी है। लेकिन अगर 46 और 44 दोनों आते हैं, आरबीएससी अजमेर द्वारा अभी तक 44 ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की अगर बात करोगे तो ये क्वेश्चन आगे जा चुका है, तो अपना क्लियर कर लेना, कभी ऐसा ना हो असमंजस की स्थिति बनी रही। तो मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं आपको कि हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 11 + 33 44, 11 + 35 46। और लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, लेवल के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा। अपना ध्यान से पढ़िए, बच्चे सीबीएसई पढ़ते हैं और अपना स्टेट बोर्ड भी पढ़ते हैं, इसलिए दोनों को देखकर बता रहा हूँ। आरबीएससी अभी यही पढ़ा रही है आपकी 44 अजमेर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया तो जरूर ध्यान रखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 मैंने आपके सामने छोड़
आगे बढ़ते हैं। परिभाषा हो चुकी है वर्णमाला की, स्वर व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। अब फिर वापस आते हैं और हम यहां पहुंचेंगे। स्वर के भेद, अक्सर भेद भेद बोलते रहते, भेद भेद बाद में नहीं आता है, फिर भी आपने ऐसे ही पढ़ा है तो मैं इस तरह पढ़ा देता हूं, नहीं तो नियम के अनुसार भेद नहीं होता, वो भेद होता है। स्वर के भेद बताओ। और स्वर के जब हम भेद पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, 3, लेकिन अगर वहां 3 विकल्प ना हो तो 2, और दोनों एक साथ आ गए तो 3। लेकिन मैं यहां तीसरा क्वेश्चन डाल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मैंने यहां क्वेश्चन डाला है स्वर के भेद कितने होते हैं, विकल्प आ गया 1 2 3 4, बगैर विचार करे 3 करो। लेकिन अगर वहां 3 ना हो तो 2 करो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन चेंज किया गया और वहां पर ये लिख दिया स्वर के मुख्य भेद, ये शब्द जुड़ते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बेशक विकल्प आपके दोनों हों। अगर मुख्य भेद लिखा है और वहां आपको दे दिया 1 2 3 4, तो उत्तर किसी भी हालत में 3 नहीं होगा, फिर आपका 2 ही होगा। क्यों? इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि 2 क्यों। मैंने पढ़ाया ना कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। ये सिद्ध करेगा कि 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 3 है तो कौन कौन से, और 2 है तो कौन से, मुख्य भेद 2 कौन से, इस पे हम चर्चा करेंगे 1 बाई 1। इससे आगे अगला जो है इसका उसका बता देता हूं, फिर हम इस पे वापस आते हैं और हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद आपके 3 ही होते हैं। ये 3 और 2 कौन से बता देता हूं, आपको लिख भी देता हूं मैं यहां पे। हर्ष, दीर्घ, तीसरा पलुत, जो हिंदी से हटा दिया गया है, ये आपने पढ़ा है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर ये है मुख्य, ये तो हटाया जा चुका है, लेकिन अभी तक पढ़ रहे हैं, कुछ एक बोर्ड पढ़ा रहे हैं इन बुक्स में। तो यहाँ जैसे मैंने चर्चा की 3 और 2 आता है, कर दीजिए, और 3 ना मिले 2 करो। लेकिन ये शब्द अगर जुड़ गया तो फिर 2 ही होगा, और 2 कौन से होंगे, हर्ष और दीर्घ, फिर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। इस तरह यहाँ आ जाओ, 3 कौन से, स्पर्श व्यंजन, एक आसान सा ही टॉपिक है, फिर इसको समझो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ निकलेंगे। तो अंतस्थ, हालांकि अब ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरा आपका उष्म, ये 3 है आपके। जब मैंने कहा ना कि यहाँ हम जो पढ़ते आ रहे हैं व्यंजन, वो 33 पढ़ते आ रहे हैं। और कैसे पढ़ते आ रहे हैं, इसके 25, इसके 4 और इसके 4, 25 इसके 4 इसके 4 इसके। लेकिन मैंने कहा 2 और जुड़ चुके हैं, जिसकी हमने वहाँ चर्चा की थी, जिसको मैंने वर्बली आपको बताया था, उच्छिप्त व्यंजन। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है, और इनकी संख्या 2। और कौन से, ये आते हैं। बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ। और इसका संबंध यहां से क्यों, कै के साथ पढ़ते हैं हम, ये आता है। अब ये तो अंगय बोला जाता है, ये अडय बोला जाता है। फिर टे के साथ हम इसको पढ़ते हैं, टे ठे ड, ये ड और ये ड है तो इसी का हिस्सा, इसलिए इनकी संख्या यहां बढ़ रही है। पहले बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो मैंने ध्यान से पढ़ लेना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सामान्य शब्दों में बताया है, इसके भेद और प्लस इसके भेद, और कैसे इसमें चेंजमेंट हुआ वो अपना सारा जान लीजिए। नहीं, जैसा आपने पढ़ाया उसका उल्टफेर मिलेगा और वहां आपका नुकसान हो जाएगा। तो अपने ध्यान से पढ़िए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां मैंने बताया स्वर के भेद 3 और 2, और ये शब्द आ गया तो 2। वही बातें यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, व्यंजन के भेद 3 ही होते हैं, 3 होते हैं। मैंने कहा भेद नहीं बढ़ा, संख्या बढ़ गई।
और इनको बढ़ाया अगर इनको यहाँ से शामिल किया गया, जैसा कि मैंने बताया, इसको अंगे बोला जाता है, उसको ढह बोला जाता है, लेकिन इसको अड़े बोला जाता है, इसको ढह बोला जाता है। तो है तो उसी से, और संख्या बढ़ जाती है, 25 को 2 मिलाएंगे तो 27। इन फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आराम से आप इनको समझ लो। ये मैंने इसका डाटा बताया है सारा आपको। 33 और प्लस 11 44 और 35 प्लस 11 46 क्वेश्चन इसके और भी बनेंगे। तो अब वापिस आते हैं और इससे आगे दोबारा पढ़ते हैं सवर को। अब हमने पढ़ा सवर के वेद, और सवर के वेद हमने पढ़े 3 और हमने पढ़े 2। पहला हर्स्व सवर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा मैंने कहा जिसको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, प्लुत स्वर। जान लो इसको। और यहां हिंदी में स्वर होते हैं 11, तो नोट कर लेते। अब इसको वन बाय वन पढ़ लेना, 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ो। परिभाषा आती है इसकी, जिसको बोलने में कम समय लगे, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, उसे हम हर्स्वर कहते हैं। लेकिन कभी इनकी संख्या नहीं पूछी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता के जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पे क्वेश्चन तैयार होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं होते, जो जो आप पढ़ते आ रहे हो। और जो जो आपने पढ़ा, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो अपडेट होते रहते हैं, वो टीचर्स द्वारा समय समय पर बताए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, हो सकता है यहाँ ये शब्द न देकर और वो आपको ये शब्द दे दे, तो इसमें क्या गलत है? वर्ड मीनिंग याद करो, वैका भी याद करो अपना। अल्प समय लगे, जिसमें अल्प समय लगता है, क्वेश्चन तो वही है हर सवाल। एक ही क्वेश्चन बनेगा, दूसरा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बन ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। इसलिए सीधा बता रहा हूं, अल्प समय लगे हर स्वर, बोलने में कम समय लगे हर स्वर। लेकिन इसके जो और क्वेश्चन बनते हैं वो परीक्षा में आए, वो दूसरे तरीके से आते। परिभाषा इसकी यही आएगी, यही पूछी जाएगी। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में, जैसा हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, जिनको बोलने में हर स्वर से, हर्स्व स्वर से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा। और एक इसका क्वेश्चन क्या बनता है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7। मैंने कहा यहां क्वेश्चन नहीं बना, यहां बनता। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, जो सामान्य सबको पता होता है। आ ई उ ए आई ओ आओ, ये इसका शुद्ध उच्चारण। इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ ए आई ओ आओ, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। हम जो पढ़ते हैं वो अशुद्ध है, ए आई ओ आओ ऐसे पढ़ाया जाता है। तो यहां सीधा आ गया। अब इसी बात को ऐसे हाईलाइट किया जा सकता है, वहां आपको ये शब्द दे सकते, ये भी डाला जा सकता है। बहुत समय लगे, अल्प का उल्टा बहुत, बहुत समय लगे, ज्यादा समय लगे तो दीर्घ स्वर,
और संख्या हो गई 7। अब यहाँ हिंदी में स्वर पढ़ रहे हैं 11, 4 ही तो एब्सेंट है, वो 4 भी लेके आएंगे। तो 4 कहाँ से आए, कहाँ से आएंगे, इसको जान लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा हल्ला होता है। मैंने कहा इसका हिंदी में कोई लेना देना नहीं, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, फिर भी आपको जान लेते हैं। देखो, पलुत स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में या जिनको बोलते समय, जिसको बोलने में या बोलते समय हर स्वर से, हर स्वर से तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे, उसे पलुत स्वर कहते हैं। लेकिन इसी का क्वेश्चन डला किसी परीक्षा में, लेकिन वहाँ ये परिभाषा नहीं थी। तो क्या थी? आपके RBSC अजमेर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ चेंजमेंट था, और क्या था वो ये था, यहाँ लिख रहा हूँ उसके बारे में। जिनको बोलते समय या जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? पलुत स्वर। और ये परिभाषा सही थी जो पूछी। RBSS मेरी पढ़ा रहा है, पहले ये पढ़ाया जाता था, वही बता रहा हूं मैं आपको। जिनको बोलने में हर स्वर से तिगुना, जबकि मात्राएं तो 2 ही होती है, एक बड़ी मात्रा होती है, एक छोटी होती है, एक को लघु कहते हैं, एक को गुरु कहते हैं। इसलिए ये सही है, जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे। अब इसको याद करो, इसको भूल जाओ, ये अब नहीं पूछा जाता, ठीक है। और अगली बात, ये तो सिर्फ परिभाषाएं हैं, आगे मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। फिर उठा रहे हैं इसी को, और इसके पूरा डाटा बताता हूं मैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, परिभाषाएं हम जान चुके हैं। पहला ही प्रश्न आएगा, पलुत जो ये शब्द है इसका वर्ड मीनिंग बताओ, ये पूछा जाता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, जो सारे मैं आपको यहां बता के जा रहा हूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। परिभाषा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दीर्घ स्वर से दुगुना, सीधा पढ़ा। शाब्दिक अर्थ क्या आएगा? तो आपको ये ऑप्शन वहां मिलेगा, पलावन करना, पलायन नहीं है, पलावन। और पलावन का अर्थ होता है छलांग लगाना, छलांग, छलांग लगाना अर्थात टू जंप, जंप करना, तो जंप ही होता है, तिगुना समय लगाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पलावन करना, जिसको मैंने सामान्य शब्दों में बताया छलांग लगाना। अगली बात, इसका उदाहरण आता है, जैसे ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है, और ये ऐसे GD में अन्य परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसके बारे में एक क्वेश्चन यहां छपा हुआ है, जो मैं इसको ये कर रहा हूं। ये पूछा हुआ है, ओ और मैं के बीच में ये क्या है? और वहां ऐसे ऑप्शन आते हैं, ए, ई, उ, और एक ये इस प्रकार। और यहां हम उत्तर तो करके आ जाते हैं कि चलो ये ठीक है, लेकिन इसके स्थान पर अभी राजस्थान में एक परीक्षा हुई जहां पर ये ऑप्शन डाला हुआ था, उसके स्थान पर ये था जो इसका उत्तर था। समझ लो इसको, देवनागरी अंक, हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी। और ये जो है ये संख्या है, कितनी है? 3, लेकिन ये हिंदी की संख्या है। ओ के बाद जब इसका उच्चारण होता है तो समय लगता है तिगुना, इसलिए 3 या संख्या है, या फिर ये ऑप्शन मिलेगा देवनागरी अंक, और हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसको याद करो। एक तो यहां से छपा, अगला क्वेश्चन आएगा ओम क्या है? तो आपको पता है ओम एक मंत्र है, ये अगला क्वेश्चन है। प्रश्न आएगा मंत्रों का प्रयोग जो होता है तो किसमें?
तो आपका पलुत का प्रयोग मंत्रों में भी होता है, यहाँ भी होता है। तीसरा, मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? वेदों से, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, वेद से, वेदों में इसका प्रयोग होता है। अब वेद है तो कौन सा है? तो आपका आएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में है। सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये फिर चौथा बना। और ऋग्वेद जो लिखे गए हैं तो कहाँ? ऋग्वेद तो कौन से है? तो आपने पढ़ा होगा, वेद किस में लिखे गए हैं, कौन सी संस्कृत है? तो वैदिक संस्कृत। ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा। इससे अगला ये यहाँ पे, ये सारे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर वहां वैदिक संस्कृत ना मिले तो आजकल इसके स्थान पर ये शब्द आ चुका है। अब ये आता है छांदस। वैदिक संस्कृत के का नाम है छांदस, इसको जरूर पढ़िए। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। पलुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है, और वो भी कौन से में? जो हम पढ़ते वो नहीं, वैदिक संस्कृत में, वेदों से इसका संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन बताए, जिसमें कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके। जैसे मैंने कहा परिभाषा है, तो जरूर याद कीजिए, दीर्घ स्वर से दुगुना, क्लियर कट है। विच चैलेंज करा करो, RBSC अजमेर द्वारा लिखा हुआ है, बुक उठा के देखिए, ठीक है। जो पहले था वो नहीं पढ़ाया जा रहा। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ओम जो होता है इसके बीच में ये क्या है, और मैं के बीच में, तो या तो ये 3 अंक लिखा मिलेगा या आपको ये ऑप्शन मिलेगा, देवनागरी अंक। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने बताया ओम मंत्र है, ये वेदों से है, कौन सा वेद है, कहाँ से लिखा है, क्या क्या नाम। ये 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं इसके। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने कहा ना, पहली बात पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, जबकि पलुत स्वर को हिंदी से हटा दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि भेद 2 ही होते हैं स्वर के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। आगे पलुत की बात कर चुके हैं, वापिस आते हैं अपने यहाँ स्वर के भेद में। एक एक पार्ट्स करके पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाए और उसको समझ में आए। कोई फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपकी परीक्षाओं से, प्रतियोगिता जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और उनमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सार्थक रहेगा। तो स्वर के भेद हमने जैसे अभी कहा मैंने, आपने 3 पढ़े और अब 2, वही चर्चा फिर साथ में रहती है। पलुत स्वर की हम बात कर चुके हैं, अब पलुत की बात कर चुके तो वापिस आते हैं, और ये अभी आपको मैंने पढ़ाया, इसकी परिभाषा में बता चुका हूँ। हर्ष स्वर, फिर मैंने बताया दीर्घ स्वर, और फिर मैंने बताया पलुत स्वर। तीनों की परिभाषाएं हो चुकी हैं, तीनों को पढ़ चुके हैं। यहाँ इसकी संख्या पढ़ चुके हैं 7, इसकी चर्चा मैं कर ही चुका हूँ, कहाँ कहाँ आएगा और कैसे, इसको मैंने आउट किया। वापिस आ गए कि 7 है, 4 कहाँ गए। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्या क्वेश्चन आएंगे वो इसको टेबल से बताता हूं। कहाँ से आए, कैसे आए, ये आपको जानना उचित नहीं है। सिर्फ ये देखो क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं। नहीं, ये टॉपिक इतने लंबे चौड़े होते हैं, कितना ही पढ़ते जाओ, बहुत सी क्लासें बनती है। लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें जो जो क्वेश्चन बनेगा वो सारे बताऊंगा। हम यहाँ ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को कि हर स्वर का दूसरा नाम, तो हम इस तरह से पढ़ाते हैं, मूल स्वर, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। SSGD के लिए तो मोस्ट पॉपुलर है, और परीक्षाओं में आता है। भाई CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी, अदर स्टेट्स की भी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जो आपको पढ़ाया है उसका मतलब ये मत सोचना कि सर क्या पढ़ा रहे हो, हमारे इससे संबंध नहीं है, आपके सिर्फ संबंध है। हिंदी व्याकरण है, ग्रामर कोई भी हो, किसी भाषा का हो, सभी जगह एक जैसा ही होता है। थोड़ा वो चेंजमेंट होता है, जो जो बातें होती है, अपडेट होती है, वो हम साथ अपडेट करके टीचर से बताता है। तो यहाँ प्रश्न आएगा कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, और आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से हैं ये भी छांटना आता है, तो इसको सीधा याद कीजिए, ये आपके 4 है। ए, ई, उ और री। और यहां मैं एक क्वेश्चन और डालने जा रहा हूं, उसको जरूर ध्यान से पढ़ना, कभी ऐसा ना हो परीक्षा में आ जाए और आप अंधेरे में रह जाए।
एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ समय पहले किसी कंपटीशन में, ये क्वेश्चन था री का प्रयोग कहां होता है, और वहां ऑप्शन थे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको बार बार शायद इसमें कई बार बता चुका हूं कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और री का प्रयोग हमेशा संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में तो ऐसे बोला जाता। ये प्रश्न आ चुका है, री का प्रयोग कहां होता है, तत्सम में। इसका मतलब ये संस्कृत का है तो हिंदी से इसका क्या लेने देना। देखो हम वहां 11 पढ़ रहे हैं, इसको सम्मिलित कर रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बता रहा हूं जो अभी मॉडिफाई किया जा रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। मैंने क्या पढ़ाया, मूल स्वरों की संख्या 4, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर वहां 4 ऑप्शन नहीं आया तो क्या करेंगे, तो वहां इनमें से कोई नहीं, एक कम कर दो और उसकी संख्या 3 करके आनी है। और 3 कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ए, ई और उ, ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन। अब जो पुरानी विचारधारा पढ़ रहा है वो 4 ही ढूंढेगा, 4 वहां मिलेगा नहीं, उसका उत्तर बड़ा लाजवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आंसर क्या आती है, फिर चर्चा होती है, हमने पढ़ा नहीं, चेंजमेंट है, ये बदलाव है। क्यों, मैंने उस क्वेश्चन को निकाला हुआ है। री का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम में होता है। तो आराम से समझ लीजिए क्वेश्चनों को ऐसे मॉडिफाई किए जाते हैं जो आगे पूछे जाते हैं। यही अपडेटेशन होता है और कुछ नहीं होता। वही चीज़ें हम आपको यहाँ बताते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, आसान सही है, कठिन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जिससे आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को आराम से जान लीजिए। मूल स्वरों की संख्या 4 आती है, कीजिए आराम से, ना मिले तो एक कम करके आना है, 3, और 3 की चर्चा होगी तो ये होंगे। इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत का है। वैसे हम आपको पढ़ा रहे 4 और दीर्घ स्वर पढ़े 7, दोनों को मिलाया स्वर कितने हुए, 11, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसके आधार पे इस स्वर के मुख्य भेद कितने होते हैं, 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। यहां से क्वेश्चन निकलेंगे, इसको हम पढ़ा चुके हैं, इन दोनों की अब चर्चा हो चुकी है। इसकी परिभाषा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि बना ही नहीं सकते। ब्लू प्रिंट के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिलेबस को आगे रखा जाता है। फिर ये क्वेश्चन आएगा मूल स्वर, जैसे मैंने दोनों तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि ये आज ऐसे पूछा जा रहा है। आगे बहुत से क्वेश्चन निकलने, अभी पढ़ते जाओ, इसलिए स्टेटमेंट देख लिया करो क्या पूछा गया क्या। जल्दबाजी में कभी उत्तर मत लिखना, नहीं तो आपको क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद आप गलती करके आओगे। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। इसलिए मैंने 2 तरीके से बताया, आराम से पढ़ लेना। अगर सीधा आता है 1 2 3 4, आप 4 करो, कोई विचार मत करो। लेकिन 4 ना मिले, 3 पर विचार करो, कभी ऐसा ना हो उत्तर गलत हो जाए। तो यहाँ 4 पढ़ते 7 और 4 11 हो गए। वैसे इस क्वेश्चन के आधार पर फिर इसकी संख्या 3 होती है, क्योंकि री जो है उसका प्रयोग संस्कृत में होता है और संस्कृत का शब्द तत्सम शब्दों में होता है। यह आपको ऐसे पूछा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम सीधा पढ़ाते हैं कि हर स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर। अब यहां आ गया दीर्घ स्वर 7 और 4 11, प्लुत की हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं अभी आपको और बता रहा हूं। देखो, हमने अभी पढ़ा हर्ष स्वर, फिर हमने पढ़ा इसको मूल स्वर। अब इससे आगे यहां तक पढ़ लो, इसका एक और नाम है लघु स्वर, और इससे आगे एक और है एक मात्रिक स्वर, ताकि मैं साथ साथ इसको बता सकूं। अब ये मत यहां पढ़ो कि ये कहां से आए, क्योंकि आपको सिलेबस में इतना ही पूछा जाएगा। नहीं, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे पहले ये पढ़ाया जाता है स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वावल्स या क्लासिफाई ऑफ द वावल्स, ये वहां से है। लेकिन हम इतना गहराई से नहीं पढ़ाते बच्चों को, जो सिलेबस उसके हिसाब सीधा बता देते हैं कि भैया स्वर के भेद पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें हर्ष और हर्ष का दूसरा नाम मूल स्वर, ठीक है, और उसका नाम मिले तो लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। तो 2 मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन देख लो कहां से आएगा। इसमें क्वेश्चन आता है लघु स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर होगा 1 मात्रा।
अब एक मात्रा वहां कोई शब्द देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कितनी मात्राएं हैं, चुनिए। तो इसको सीधा याद करो, लघु स्वर होते कौन कौन से हैं, तो इनको जरूर याद करना, ए ई उ और एक आपका री। अगर ये जहां हो एक मात्रा जुड़ेगी, और एक मात्रा का जो सिंबल है वो आपका ये है, ठीक है। ये खड़ी जो मैंने रखा है, ये आपका सिंबल है जिसका मतलब एक है। अगली जो परिभाषा है देख लो, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगे, बोलते समय एक मात्रा का जहां समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगेगा, उसे हम एक मात्रिक कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस लेवल पर पूछेंगे, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। हाँ, यहां तक तो आ सकता है क्वेश्चन, लघु स्वर, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। लघु स्वर में कितनी मात्रा, सीधा लिखो एक मात्रा, किस किस में, तो ये सामने लिखी हुई है, और ये इसका सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इधर से आपका दीर्घ स्वर, यहां से तो क्वेश्चन निकलेंगे। पलु स्वर की चर्चा हम कर चुके हैं, ये लो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आएगा, अभी पढ़ा। अगर इसको मूल स्वर कहा जाता है, इसको कुछ ना कुछ तो कहा जाता होगा, तो इसको हम कहेंगे संधि स्वर। इसको संधि स्वर कहा जाता है। इसमें आपसे क्यों इतना पूछेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, और इसकी परिभाषा इसके आधार पे मत बना देना, इसके आधार पे बनेगी, मूल शब्द के आधार पर। और संधि का शाब्दिक अर्थ आपको पता है, मेल होता है या योग होता है। तो यह परिभाषा क्या बनेगी, ये परिभाषा बनेगी, दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर। दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, संधि स्वर। ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा, ये इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको इसके साथ जोड़ दिया, यहां तक हमने पढ़ा। आगे बढ़ो, हमने यहां पढ़ा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम संधि स्वर, जिसमें मैंने अभी आपको परिभाषा बताया। और संधि स्वर के बाद इसका ये क्वेश्चन बनेगा गुरु स्वर। और यहां से गुरु स्वर कौन से हैं, जो ये आपके 7 हैं, उनको याद कर लेना, जो आपको पहले मैंने बताए, आ ई उ, ए आई ओ आ, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। ये 7 है जो आपको यहां याद करने। प्रश्न आएगा गुरु स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, सीधा याद कीजिए, 2 मात्राएं। ये इसका शुद्ध रूप है जो लिखा गया है, आजकल अनुनासिक का प्रयोग होता है, और इसका सिंबल ये आएगा एस की तरह, ये इसका चिन्ह है, ये जरूर याद करो। ये क्वेश्चन 7 हैं, और ये छांटने आते हैं कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, नंदन वन में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अभी हमने पढ़ाया आपको लघु स्वर और गुरु स्वर, वो क्वेश्चन यहाँ काम आएंगे। इनमें ए की साउंड है, इसमें भी ए की है, इसमें भी एक ही है, तो यहाँ पर हमने एक एक मात्राएं काउंट कर ली। लेकिन बात आती आधे अक्षर के बाद अक्षर आ गया, अब क्या करें, तो यहाँ 2-3 बातें याद करनी पड़ेंगी। इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ याद करो कि आधे वर्ण के बाद अगर कोई वर्ण आता है तो वहाँ मात्रा 1 काउंट नहीं होगी, 2 काउंट होंगी, मतलब 2 गिनी जाएंगी। हम 2 मात्राएं इसमें काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये एस हो गया, और कुल यहाँ पर संख्या हो गई मात्राओं की 6। ये आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह से, इसलिए मैंने आपको लघु स्वर और गुरु स्वर पढ़ाए हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें एक चीज तो ये याद करो, जो याद करने की है, उनके अलावा
एक आता है जहां अनुस्वार आए, जहां अनुस्वार होगा वहां पर मात्रा 2 काउंट की जाएंगी। जहां जिस शब्द के आगे विसर्ग आ जाए मात्राएं 2 काउंट की जाएंगी। और अनुनासिक आ गया, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, तो मात्रा 1 काउंट की जाएगी। ये जरूर याद रखना, ये अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है, ये आपका चंद्र बिंदु। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूछ लिया गया। अब यहां बहुत से बच्चे सोचेंगे आ दिया हुआ है 2 मात्राएं हैं, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उच्चारण देखो। यहाँ क्या आएगा, आंख, आ बोला जा रहा है तो अनुनासिक है 1 और यहाँ पर 1, कुल मात्राएं 2। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे यहाँ, जरूर इनको याद करके जाना। लघु स्वर और गुरु स्वर, मैंने कहा ना लघु स्वर में 1 मात्रा होती है, गुरु स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। साथ में इनको जरूर याद रखो। आधे वर्ण के बाद वर्ण आता है 2 मात्रा, अनुस्वार विसर्ग आ जाए 2 मात्रा, लेकिन चंद्र बिंदु या अनुनासिक आता है तो मात्रा आपकी 1 होगी। इसमें इस क्वेश्चन जरूर डाला जा सकता है। तो ये मैंने इसको पढ़ाया आपका कि इसके नाम है। इसके अलावा इसका नाम एक और है जो साथ साथ मैं बता देता हूं, फिर इससे अगला क्वेश्चन आएगा। जैसे वहां पढ़ा एक मात्रिक, तो इसको क्या कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसकी केवल परिभाषा है। इसको बोलने में कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 2 मात्राओं। 2 मात्राओं जितना समय लगे उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। केवल डेफिनेशन आएगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। तो आप सीधा याद कर सकते हो द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, 2 मात्राओं जितना समय लगे। मात्राएं 2 ही होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, जैसे यहाँ कहा लघु स्वर और गुरु स्वर। तो ये आपका यहाँ तक के जो है आपके ये बनते हैं, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ लो बच्चों, क्योंकि फिर कभी ऐसा ना हो गुड़ गोबर एक हो जाए, क्योंकि आगे अभी और लंबा चलेगा। तो अभी आपको स्वर पढ़ाया है और स्वर में जो जो बातें वो मैंने बता दी। अभी इससे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके कंपटीशन के योग्य हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।